आइए एक बार फिर से आपका अपने बायोलॉजी क्लासेज 0426 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले टॉपिक में अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसे अपन ने 2 बार पढ़ा था, एक बार डायग्राम की सहायता से पढ़ा था, एक बार अपन ने थ्योरेटिकल पढ़ा था। आज उसी प्रकार अपन जो बात करेंगे वो करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो सेम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही कुछ पार्टों के अंतर्गत डिवाइडेड होती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइडेड करता है। एक जो भाग होता है, फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट होता है प्राथमिक जननांग, ठीक है। सेकंड होता है सहायक जननांग और थर्ड होती है अपने पास में सहायक ग्रंथि, ठीक है गाइस। अब जो प्राथमिक जननांग होता है वो एक भाग में डिवाइडेड होता है और उसे अपन कहते हैं अंडाशय। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं ओवरी कहते हैं, ठीक है गाइस। उसी प्रकार सहायक जो जननांग होते हैं वो भी बटे होते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसमें अंड वाहिनी, दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा जो होता है गर्भाशय, तीसरे की अगर मैं बात करूं योनि और फोर्थ की मैं बात करूं भगसेफ। फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना और वॉल्व, ठीक है। उसी प्रकार ये जो भगसेफ होता है वो भी 5 पार्टों में डिवाइडेड होता है। जैसे फर्स्ट होता है प्यूबिस मुंड, सेकंड जो होता है बृहद्भगोष्ठ, थर्ड जो होता है लघु भगोष्ठ, फोर्थ जो होता है भगसेफ और फिफ्थ जो होता है में ये 2 डायग्राम है। दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र के हैं। एक जो पार्ट है वो मादा जनन तंत्र का श्रोणि क्षेत्र है और दूसरा जो डायग्राम है नीचे की ओर वो सामने का भाग है। अपन जो पहले पार्ट्स के अंदर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अंडाशय की। अंडाशय जो है अपने पास में प्राथमिक जननांग के रूप में होता है। और अंडाशय की अगर मैं बात करूं तो अंडाशय जो होता है वो एक जोड़ी पाया जाता है, अर्थात एक लेफ्ट में पाया जाता है और एक राइट में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अंडाशय की जो लंबाई होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। प्रत्येक जो अंडाशय होता है वो मीजोवेरियन तंतुओं के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, अर्थात इधर भी मीजोवेरियन तंतु है और इधर भी कौन से तंतु है, मीजोवेरियन तंतु है, जो इन्हें गर्भाशय भित्ति के द्वारा जोड़े रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा गर्भाशय के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, उसे अपन कहते हैं विसरल पेरिटोनियम, अर्थात इसे बाहरी सुरक्षात्मक जो आवरण प्रदान करने का कार्य करता है वो अपने पास में करता है विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गर्भाशय जो होता है वो 2 क्षेत्रों के अंतर्गत डिवाइडेड हो जाता है। एक तो होता है परिधीय क्षेत्र पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक होता है आंतरिक भाग या मध्यांश भाग या मेडुला पार्ट। इसके अंतर्गत परिधीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो प्रत्येक अंडाशय का जो परिधीय क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत जनन उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं,
ठीक है। जनन उपकला कोशिकाएं पाई जा रही हैं तो सीधी सी बात है कि अंडाणुओं का जो निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा, अंडाशय के अंतर्गत अंडाणुओं का निर्माण होगा। ठीक है। अंडाशय जो होता है वो मादा जनन तंत्र का सबसे आंतरिक भाग होता है। ठीक है। इस भाग के द्वारा, ये जो आंतरिक भाग होता है अंडाशय का, इसके द्वारा स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोनों का क्या किया जाता है, स्राव किया जाता है। और वो कौन से हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। गाइस, फीमेल्स के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और मेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है भाई। इसके अलावा अपन ने सीधी सी बात कर ली कि अंडाशय के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। सेकंड पार्ट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ सहायक जननांगों के अंतर्गत, तो अपने पास में आता है अंडवाहिनी। आज अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब की मैं बात करूं तो मादा के अंतर्गत एक जोड़ी पाई जाती है। एक जोड़ी क्या पाई जाती है, अंडवाहिनी पाई जाती है, जो अंडाशय को किससे जोड़ती है, गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है। इसके अलावा अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है इस्थमस, जिसे अपन कीपक भी बोल सकते हैं या कीप नुमा भी बोल सकते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो होता है एम्पुला। तीसरा जो भाग होता है वो होता है इनफंडिबुलम। फर्स्ट जो भाग होता है वो होता है इनफंडिबुलम, जिसे हम कीपक भी बोलते हैं। अब इन पार्ट्स के अंदर बात करें तो इन तीनों पार्टों का अलग अलग कार्य होता है। इनफंडिबुलम की अगर मैं बात करूं तो अंडवाहिनी का जो कीप नुमा जो भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम के अग्र जो भाग होता है उसके ऊपर उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन उंगली नुमा प्रवर्धों को हम झालर कहते हैं। ये जो झालर होती है वो अंडाणुओं को, अर्थात अंडाशय में जो अंडाणु का निर्माण हो रहा है उसको इनफंडिबुलम में ले जाने के लिए रास्ता दिखाती है या उन्हें ले जाने का कार्य करती है। इनफंडिबुलम के मध्य भाग में एक छिद्र पाया जाता है जिसे अपन ओप्टिम कहते हैं। ये जो ओप्टिम होता है इसके द्वारा अंडाणु एम्पुला भाग के अंतर्गत क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है। दूसरे भाग की अगर बात करें, एम्पुला भाग के अंदर बात करें तो एम्पुला जो होता है इनफंडिबुलम से जुड़ा हुआ अंडवाहिनी का फूला हुआ भाग होता है। ये जो भाग दिख रहा है आपको फूला हुआ, ये जो पूरा पार्ट है वो किसका है, एम्पुला का होता है, जहां पर निषेचन की क्रिया लगभग संपन्न हो जाती है। या सीधी सी मैं बात करूं, एम्पुला के अंतर्गत निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। थर्ड भाग की अपन बात करते हैं तो थर्ड भाग अपने पास में आता है इस्थमस। इस्थमस की बात करें तो ये जो इस्थमस होता है वो नली समान संरचना होती है। इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है उसके ऊपर रोम युक्त आवरण पाए जाते हैं जो अंडाशय को गर्भाशय में धकेलने का कार्य करते हैं। अर्थात एम्पुला से अंडाणु इस्थमस वाली नलिका में आएगा और इस्थमस वाली नलिका से अंडाणु को कहाँ छोड़ दिया जाता है, गर्भाशय के अंदर छोड़ दिया जाता है। या मैं सीधी सी ये बात करूं, इस्थमस भाग जो होता है एम्पुला भाग को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। अब अपने पास में थर्ड जो भाग आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, गर्भाशय आ जाएगा। गर्भाशय की अगर मैं बात करूं तो ये जो गर्भाशय होता है नाशपति के समान होता है, और जो ये नाशपति होती है वो भी कौन सी होती है, उल्टी नाशपति के समान इसकी क्या होती है, आकृति होती है। ठीक है। गर्भाशय के आकार की मैं बात करूं तो गर्भाशय का जो आकार होता है 7 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर। गर्भाशय भित्ति की बात करें तो गर्भाशय भित्ति अभी कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में बटी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम की अगर मैं बात करूं तो सबसे बाहरी भित्ति होती है, अर्थात भित्तियों को सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य होता है पेरीमेट्रियम का होता है। दूसरा जो भाग बात करें मायोमेट्रियम, जिसे गर्भाशय
पेशी स्तर भी कहते हैं। पेशी नाम जुड़ गया तो सीधी सी बात है किससे मिलकर बना होगा, पेशियों से मिलकर बनी होती है। अर्थात ये गर्भाशय भित्ति का मोटा आवरण होता है और पेशियों से मिलकर बना होता है। गर्भाशय पेशीय स्तर के तय प्रसव के समय बहुत अधिक संकुचन की क्रिया होती है। तीसरी मैं बात करूं, तीसरा अपने पास में आता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को आंतरिक स्तर भी कहते हैं, अर्थात गर्भाशय गुहा को बनाने का जो कार्य होता है वो एंडोमेट्रियम का होता है। या सीधी सी बात ये करें, गर्भाशय गुहा जो होती है वो एंडोमेट्रियम के द्वारा आवृत होती है। अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय गुहा के एंडोमेट्रियम के दौरान चक्रीय परिवर्तन की क्रिया भी होती है। जो होता है वो भी 3 भागों के अंतर्गत बटा होता है। पहला जो पार्ट होता है इसका फंडस हो जाएगा, दूसरा जो पार्ट होता है काय जिसे बॉडी कहते हैं, थर्ड जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। अब गाइस फंडस की मैं बात करूं तो फंडस जो होता है दोनों अंडवाहिनियों को जोड़ने वाला गुम्दाकार भाग होता है। अर्थात ये जो भाग है अपने पास में वो फंडस होता है, अर्थात इधर से अंडवाहिनी को जोड़ रहा है, इधर से अंडवाहिनी को जोड़ रहा है। अर्थात दोनों अंडवाहिनियों को जोड़ने वाला जो गुम्दाकार भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। बॉडी की अगर मैं बात करूं तो गर्भाशय का मध्य तथा मुख्य जो भाग है वो भ्रूण का, जहां पर क्या होता है भ्रूण का परिवर्धन होता है। अर्थात ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये जो पूरा भाग है इसे अपन क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, काय कहते हैं। तीसरे बात की बात करें गर्भाशय की तो गर्भाशय पीछे की तरफ सकरा होता चला जाता है और गर्भाशय ग्रीवा का निर्माण कर लेता है। और गर्भाशय ग्रीवा जो होती है वो कहाँ खुलती है, योनि के अंतर्गत खुलती है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात होती है, गर्भाशय ग्रीवा तथा योनि मिलकर किसका निर्माण करती है, बर्थ ट्यूब का निर्माण करती है, अर्थात जन्म नाल का निर्माण करती है। ठीक है। इसके अलावा गर्भाशय के कार्य की बात करें तो गर्भाशय के अंतर्गत भ्रूण का परिवर्धन हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर परिवर्तनशील जो भ्रूण होता है, जो जिसकी सुरक्षा का कार्य जो होता है वो भी किसका होता है, गर्भाशय का होता है। अर्थात संरचना शेप्ट की बात करें तो वो भी किसके अंतर्गत ही परिवर्तनशील होती है, गर्भाशय के अंतर्गत ही परिवर्तन होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बच्चा दानी भी कहते हैं। अर्थात गर्भाशय को बच्चा दानी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ योनि की। योनि की मैं बात करूँ तो गर्भाशय ग्रीवा जो होती है उभरकर एक लचीली पेशीय युक्त नली के समान संरचना का निर्माण करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। योनि की जो भित्तियाँ होती है वो पेशीय रहित होती है, ग्रंथियों युक्त होती है, लेकिन इनके अंतर्गत एक पदार्थ है उसका क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन का यहाँ पर संचय किया जाता है। इसके अलावा योनि के अंतर्गत एक जीवाणु पाया जाता है, उसे अपन कहते हैं लैक्टोबैसिलाई जीवाणु। ये जो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु है जो योनि की जो श्लेष्मा झिल्ली है उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी संक्रमण होगा तो उससे जो सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य होगा वो लैक्टोबैसिलाई जीवाणुओं के द्वारा होता है। योनि जो द्वार होता है वो आंशिक रूप से एक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है। अर्थात ये जो योनि भाग है ये एक आंशिक रूप से झिल्लियों के द्वारा ढका रहता है, जिसे योनि छद कहते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है वो प्रथम संभोग के समय फट जाती है। अर्थात प्रथम मैथुन के टाइम पे ये हाइमन झिल्ली फट जाती है, लेकिन कभी कभी अधिक परिश्रम हो गया, घुड़सवारी हो गई, साइकिल चलाना हो गया या किसी वश गिरना हो गया, उन समय भी हाइमन झिल्ली फट जाती है। लेकिन हाइमन झिल्ली की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति किसी भी वर्जिनिटी का कोई सत्य प्रमाण नहीं है। इसके अलावा कुछ महिलाओं के अंतर्गत संभोग के बाद भी हाइमन झिल्ली बनी रहती है। अर्थात ये नहीं कह सकते कि हाइमन झिल्ली फटी है या नहीं फटी, ये बनी भी रहती है संभोग के बाद भी। योनि के कार्यों की अगर मैं बात करूं तो योनि जो होती है महिलाओं का मैथुनांग होता है जो नर के शिशन के द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण करती है
तथा मासिक धर्म के समय रक्तस्राव को लिए मार्ग प्रदान करते बाहर निकालने का कार्य करती है। इसके अलावा गर्भस्थ शिशु के पूर्ण होने पर यह शिशु के बाहर निकालने हेतु बर्थ ट्यूब का निर्माण भी करती है। अब अपने पास में जो पार्ट आता है वो आता है भगसेफ। भगसेफ की मैं बात करूं तो मादा के जो बाह्य जननांग होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, भगसेफ कहते हैं। ये निम्न भागों में बटे होते हैं। पहला जो पार्ट है वो अपने पास में आता है प्यूबिस मुंड। प्यूबिस मुंड की अगर मैं बात करूं तो प्यूबिस मुंड जो होता है प्यूबिस अस्थि के ऊपर पाया जाता है और ये वशीय ऊतकों के द्वारा बने होते हैं। और ये वशीय ऊतकों के कारण कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं। ठीक है, इस भाग पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। प्यूबिस मुंड के बाद में दूसरा भाग जो अपने पास में आता है वो आता है वृद्ध भगोष्ठ। वृद्ध भगोष्ठ की बात करें तो प्यूबिस मुंड के नीचे की तरफ कौन सा भाग पाया जाता है, वृद्ध भगोष्ठ पाया जाता है। इसके ऊपर अनुदैर्ध्य तरंगे पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी, वही वशीय ऊतकों के कारण कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं, अर्थात इन पर भी क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी मैं बात करता हूँ वो आता है अपने पास में लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ की मैं बात करूँ तो वृद्ध भगोष्ठ के नीचे व मध्य में एक जोड़ी छोटे वलन पाए जाते हैं। ये जो पार्ट है छोटे वलन पाए जाते हैं जो वर्णक युक्त त्वचाओं से बने होते हैं और प्रगाढ़ को घेरे रहते हैं। अर्थात प्रगाढ़ को घेरने का जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है, वृद्ध लघु भगोष्ठ के द्वारा होता है। और जो लघु भगोष्ठ है उसे अपन नर के वृषण कोषों के द्वारा समानता प्रकट करते हैं। ये अर्थात सेम कार्य होता है। इसके अलावा भगसेफ में मैं बात करूं तो लघु भगोष्ठ के जो अग्र सिरे के ऊपर, लघु भगोष्ठ के अग्र सिरे के ऊपर एक अत्यंत संवेदी एरिक्टिकल संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, भगसेफ कहते हैं। और भगसेफ जो होता है सिसन मुंड, अर्थात नर के अंतर्गत जो सिसन मुंड पाया जा रहा था, आगे का जो भाग था उससे अपन समानता प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पास में लास्ट एंड फाइनल जो पार्ट होता है इसका वो होता है प्रगाढ़। प्रगाढ़ की मैं बात करूं तो संपूर्ण भाग का दरार रूपी जो क्षेत्र होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रगाढ़ कहते हैं। प्रगाढ़ के अंतर्गत भगसेफ, मूत्रद्वार, योनि द्वार बाहर आकल खुलते हैं। अर्थात मादा में मूत्रद्वार और जनन छिद्र दोनों क्या पाए जाते हैं, पृथक पृथक पाए जाते हैं, अर्थात अलग अलग छिद्रों के द्वारा बाहर खुलते हैं। ठीक है, इसी के साथ गाइज अपना ये चैप्टर कंप्लीट तो नहीं होता है। इसके बाद में अपन जो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की। और सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत अपन दो प्रकार की ग्रंथियां पढ़ेंगे, एक तो होगी बार्थोलिन ग्रंथि और एक होगी स्तन ग्रंथि। और इसके बाद में अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।